हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक डॉट स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 8 है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने बना दिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो वहाँ मिल जाएगा आपको। तो इस पार्ट 2 में हम लोग पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन को देखने वाले हैं। यह जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, यानी किसी भी बोर्ड में जहां एनसीईआरटी बेस्ड उनका सिलेबस है, तो यह वीडियो उनके लिए लाभदायक होने वाला है, क्योंकि जो हमारा वीडियो है एनसीईआरटी को आधार बनाकर बनाया गया है। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है @abhishek200435। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है अनेक्डोट स्टडी हब, तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना दिया था। पार्ट 2 में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां क्या होती हैं, और साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत क्या है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि रियो घोषणा पत्र का क्या कहना है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के संदर्भ में जो रियो घोषणा पत्र है उसका क्या कहना था, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित यूएनओ के क्या नियमाचार हैं। यूएनओ ने कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं, तो आखिर यूएनओ के कौन से नियमाचार निर्धारित किए हैं। और अंत में देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल और भारत के वन प्रांतर। तो इन सभी टॉपिक्स को पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होती क्या है। हमने पार्ट 1 में साझी संपदा के बारे में बताया था, यानी वैसे संपदा जो जिस पर सभी समूहों का अधिकार हो, जो समाज के सभी व्यक्ति हैं सभी का अधिकार हो, तो उसे हम साझी संपदा कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूं। तो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत की बात करें तो हम इसे देखते हैं। लिखता है, उत्तरी गोलार्ध के देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेवारी बराबर हो। यानी जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं, जिनकी मुख्य समस्या क्या थी, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि उत्तरी गोलार्ध के देशों की मुख्य समस्या है ओजोन परत में छेद। ओजोन परत में छेद उनकी मुख्य समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग उनकी मुख्य समस्या है। तो यही उत्तरी गोलार्ध के देश हैं जो चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी हो, और वो भी बराबर बराबर जिम्मेदारी हो। ठीक है, वो उत्तरी गोलार्ध के देशों का ऐसा कहना है। जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं उनका ऐसा मानना है कि विकासशील देशों का तर्क है, यानी जो दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देश हैं उन देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांश, पारिस्थितिकी का मतलब होता है पर्यावरण, जो पर्यावरण होते हैं, जो जैव मंडल होता है उसे हम पारिस्थितिकी बोलते हैं। तो पारिस्थितिकी को नुकसान तो अधिकांशतः इन्हीं लोगों ने पहुंचाया है। किन लोगों ने, तो उत्तरी गोलार्ध के देशों ने ही पहुंचाया है, विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। तो विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर भी दबाव ज्यादा है, और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय संसाधन है, तो इन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज्यादा उठानी चाहिए। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध के देश कह रहे हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं उन्होंने ज्यादा पर्यावरण का यूज किया है, औद्योगिक उत्पादन ज्यादा किए हैं, उन्होंने पर्यावरण का ज्यादा दोहन किया है, तो वे ही जो होंगे ज्यादा भरपाई करेंगे, हम नहीं करेंगे, ऐसे दक्षिणी गोलार्ध के देशों का कहना है। ठीक है, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं उनके पास विपुल प्रौद्योगिकी है, विपुल टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में उनके पास टेक्नोलॉजी है, वित्तीय संसाधन है, तो जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उसी को ज्यादा भरपाई भी करनी होगी। ऐसी बात कह रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध के देश, जो बिल्कुल सही है, 100% की बात बोल रहे हैं एकदम दक्षिणी गोलार्ध के देशों की। ठीक है, इसके अलावा विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। जो विकासशील देश हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, अभी इतना डेवलप्ड नहीं हुए हैं जितना उत्तरी गोलार्ध के देश हो चुके हैं, और जितना उन्होंने दोहन किया है पर्यावरण का, उतना तो अभी विकासशील देश अभी शुरुआत भी नहीं किए हैं। तो आखिर जिसने जितना नुकसान पहुंचाया है उसको उतनी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए उसकी भरपाई करने की। तो ये ना होगी न्याय की बात।
ऐसा दक्षिणी गोलार्ध के देशों के कह रहे हैं। ठीक है, लिखता है कि जो विकासशील देश हैं, विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अभी औद्योगिकरण पूरी तरह से यहाँ नहीं हुआ है, अभी इसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी दक्षिणी गोलार्ध के देशों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून की बात करें तो उसके कानून के निर्माण में, उसके प्रयोग में और उसकी व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि कुछ भी कानून बना दिए और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बारे में पूछा ही नहीं, दक्षिणी गोलार्ध के देशों से सहमति लिया ही नहीं। विकासशील देश जो हैं दक्षिणी गोलार्ध के, उनकी विशिष्ट जरूरतों को इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं को कुछ भी कानून पास हो जाए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण को लेकर। तो ये बात कह रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध के देश। सन 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसे हम रियो सम्मेलन भी कहे थे। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, आपको शायद याद होगा। तो सन 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया। देखिए ध्यान से समझिए, जो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां हैं कुछ नहीं है, बस एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, जिसमें कहा गया कि जिसने जितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो उतना ज्यादा भरपाई करेगा। ठीक है, बस यही बात कहा गया है। इसमें दो गोलार्ध के देश थे। उत्तरी गोलार्ध के देशों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है पर्यावरण को। उन्होंने विपुल प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, तो उनसे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान हुआ, तो वे ज्यादा भरपाई करेंगे। दक्षिणी गोलार्ध के देश तो अभी उतना विकसित भी नहीं हुए, उनके पास इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि पर्यावरण को उनसे नुकसान हो सके, तो दक्षिणी गोलार्ध के देश कम जिम्मेदारी निभाएंगे, कम भरपाई करेंगे। इसे ही कहते हैं साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। ठीक है, तो शायद आपने साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत बेहतर ढंग से समझे होंगे। अब ये जो सिद्धांत दिया गया साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का जो सिद्धांत है, इस पे रियो घोषणा पत्र का क्या कहना है, इनके क्या तर्क हैं जो रियो घोषणा पत्र है। तो लिखता है कि धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली कैसे हो, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे। योग घोषणा पत्र में यह बात कही गई कि धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली करेंगे, सुरक्षा हो या फिर संरक्षण की बात हो, इसके लिए विभिन्न देश जो है विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे, आपस में हेल्प करेंगे। पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान होगा और योगदान अलग अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होगी। यानी जिसने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है जो ज्यादा भरपाई करेंगे और जो कम नुकसान पहुंचाए हैं वो कम भरपाई करेंगे। तो इसे हम साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहे हैं और योग घोषणा पत्र ने भी इस बात को स्वीकार किया है। इसे देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। यानी इस रिपोर्ट को देखते हुए रियो घोषणा पत्र ने जो बातें कही हैं, इसको देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में, ताकि किस प्रकार से टिकाऊ विकास हो सके, एक सतत विकास किस प्रकार से किया जा सके, उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयास किए जा रहे हैं विकसित देशों के द्वारा, तो विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, ऐसा उन्हें रियो घोषणा पत्र का कहना है। यानी रियो घोषणा पत्र में कहा गया है कि जो भी विकसित देशों ने अपनी जितना नुकसान पहुंचाया है पर्यावरण के प्रति, तो उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए, उनको यह बात माननी चाहिए कि हाँ हमने जितना नुकसान पहुंचाया है उसकी हम उतनी भरपाई करेंगे, इसमें कोई कोताही की बात नहीं है। ठीक है, अगला जो है टॉपिक है जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार। नियमाचार का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जो जलवायु परिवर्तन है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित यूएनओ ने कुछ नियमाचार निर्धारित किए थे और 1992 में यह नियमाचार निर्धारित किया गया था। यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होगा। तो ठीक है, तो जो संधि हुई है यूएनएफसीसी
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इस संधि को स्वीकार करने वाले देश, जिन देशों ने इस संधि को स्वीकार किया है, जो 1992 में संधि की गई यूएनएफसीसीसी, तो इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। इसे ऐसे समझिए कि जो यूएनएफसीसी इस जो संधि हुई यूएनएफसीसी, इस संधि को स्वीकार करने वाले देश, यानी जिन देशों ने इस संधि को स्वीकार कर लिया, उन देशों को अपनी क्षमता के अनुरूप, यानी जिस देश की जितनी क्षमता है आर्थिक रूप से, अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय में, यानी पर्यावरण के दोहन में, यानी पर्यावरण को जिस देश ने जितना नुकसान पहुंचाया है, वो अपनी क्षमता के अनुरूप, अपनी क्षमता के अनुसार हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा में के प्रयास करेंगे। यानी जो देश ने जितना नुकसान पहुंचाया है, वो देश आर्थिक रूप से उतना ही सहयोग करेगा, और इसे हम साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के अंतर्गत देखेंगे। यानी सभी देश सुरक्षा के प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि दक्षिणी गोलार्ध के देशों ने दोहन कम किया है तो सुरक्षा के प्रयास नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन उसी अनुपात में करेंगे जिस अनुपात में उन्होंने दोहन किया है। ठीक है, आगे लिखता है कि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। किन से? तो जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं उनसे, या फिर विकसित देशों से। जो विकासशील देश हैं उनका जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर है वो कम है विकसित देशों की तुलना में। इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया। जो चीन, भारत और जो अन्य विकासशील देश हैं, उनको क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये विकासशील देश हैं और इनका पर्यावरण के दोहन में बहुत ज्यादा हाथ नहीं है। ठीक है, इसी कारण से अब हम समझेंगे क्योटो प्रोटोकॉल आखिर है क्या। तो क्योटो तो एक जापान का शहर है। क्या है? तो जापान का एक शहर है क्योटो। वहां पे एक वर्ड और देख रहे होंगे, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल एक संधि होती है, एक सम्मेलन के अंतर्गत एक संधि होती है, जिसको मानना या ना मानना बाध्यकारी नहीं होता है। आप मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए। यह एक जो होता है बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। लिखता है क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है क्योटो प्रोटोकॉल। जापान के क्योटो में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी, यानी 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल किया गया। और क्योटो कहाँ है? तो जापान में है। इसके अंतर्गत, यानी इस सम्मेलन के अंतर्गत, इस समझौते के अंतर्गत औद्योगिक देश, जितने भी औद्योगिक देश हैं, इंडस्ट्रियल कंट्री है, जहां उत्पादन भारी मात्रा में होते हैं, तो इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए। यानी क्योटो प्रोटोकॉल में यह बात साफ साफ कह दी गई कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जाना है। किसी भी हाल में हमें ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ने नहीं देना है। और इस सम्मेलन में जितने भी देशों ने भाग लिया, जितने भी देशों ने इस समझौते को स्वीकार किया, इन देशों को इस बात को मानना पड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र है CO2, मीथेन CH4 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे कुछ गैसों के बारे में ऐसा माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि में इनकी कोई न कोई भूमिका जो है जरूर है। यानी CO2 हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो ऐसे गैस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ाते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने में इन गैसों का महत्वपूर्ण योगदान है। कौन कौन गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन सभी गैसों के बारे में ऐसा माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि में इनकी कोई ना कोई भूमिका जरूर है, यानी ग्लोबल वार्मिंग में इन्हीं की हाथ है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ जाता है। हम सभी जानते हैं जो विश्व का तापमान है बढ़ जाता है, और जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघलने लगते हैं और पानी के रूप में बन जाते हैं। और जिससे होता क्या है कि जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं लोग हैं वो डूबने लगते हैं। वो जो पूरा का पूरा इलाका डूबने लगता है, बर्फ उस समुद्र में समाने लगता है। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और धरती के जीवन के लिए यह बहुत ही प्रलंबकारी साबित होगी, हम सभी जानते हैं।
अब जो लास्ट टॉपिक है, भारत के पावन वन प्रांतर। भारत के पावन वन प्रांतर आखिर क्या होते हैं, इसे समझना जरूरी है। तो लिखता है कि भारत में बहुत से पुराने समाजों में धार्मिक कारणों से, किस कारण से, तो धार्मिक कारणों की वजह से प्रकृति की रक्षा करने का चलन है। यानी धार्मिक कारणों के माध्यम से प्रकृति की रक्षा किया जाता है। पेड़ पौधों को, फूल पत्तियों को, पशु पक्षियों को नहीं मारा जाता है, नहीं काटा जाता है। तो इस वजह से प्रकृति की रक्षा होती है। भारत में उपस्थित वन प्रांतर, पावन वन प्रांतर इस चलन के सुंदर उदाहरण है। पावन वन प्रांतर में होता क्या है कि इस प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता। मान लीजिए कि एक इलाका है जहां वन ही वन है, जंगल ही जंगल है, और उसके एक भूभाग पे गांव है, लोग रहते हैं। तो बाकी जो बचे हुए जंगल हैं उन्हें काटा नहीं जाता है। यानी उस जंगल में कुछ ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जो प्रकृति की दृष्टि से बहुत ही अच्छा माना जाता है, भाग्यशाली माना जाता है। इन स्थानों पर देवता अथवा किसी पुण्य आत्मा का वास माना जाता है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे भगवान का वास है, किसी एक विशेष देवता का वास है, पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा का यहाँ पे वास है, इसलिए इन पेड़ों को नहीं काटा जाता है और इन्हें पावन वन प्रांतर कहते हैं, या फिर देवस्थान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवस्थान भी कहते हैं या फिर पावन वन प्रांतर कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसे क्या कहा जाता है, वानी कहते हैं, केंकड़ी कहते हैं और उड़ान कहते हैं। ये 3 नामों से पावन वन प्रांतर को राजस्थान में बुलाया जाता है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में इसे कहा जाता है जहेरा थान या और सरना कहा जाता है। सरना और जहेरा थान कहा जाता है झारखंड में। मेघालय की बात करें तो मेघालय में इसे लिंगदोह कहते हैं। केरल में भारत के पावन वन प्रांतर को काव कहा जाता है। जो पावन वन प्रांतर है उसको केरल में काव कहते हैं। उत्तराखंड में थान कहा जाता है या फिर देवभूमि कहा जाता है, और हमारे यहाँ भी इसे थानी कहा जाता है। बिहार में इसे थान कहा जाता है। आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से पुकारा जाता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और महाराष्ट्र में अगर इसकी बात किया जाए तो महाराष्ट्र में इसे देवरहतीस के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से, देवरहतीस। यह जो पूरा टेबल है, पूरा जो यह चार्ट है, आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन में पूछ लिए जाएंगे कि वानी जो पावन वन प्रांतर है इसको किस राज्य में बुलाया जाता है, तो राजस्थान में। या फिर इस प्रकार भी पूछ सकता है कि राजस्थान में पावन वन प्रांतर को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा वानी, केंकड़ी और उड़ान, और जो ऑप्शन डी होगा उसमें लिख देगा इनमें से सभी। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप्स के प्रश्न में पूछे लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 2 है चैप्टर 8 का वो खत्म हो चुका है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। So that's all for today. Stay for next episode. Thanks for watching. Have a great day.